Hello everyone, welcome to the class of Physics Origin by PK पवन। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेंस मेकर फार्मूला और प्रिज्म से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लाया हूँ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी को आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ। देखो, पहला क्वेश्चन क्या है ना, एक द्विउत्तल लेंस के दोनों वक्रता त्रिज्याएं r है ना, और तथा लेंस के कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगा। क्लियर? क्या बोला भाई? इफ बोथ द रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ बाई कॉन्वेक्स लेंस आर कैपिटल आर, एक बाई कॉन्वेक्स लेंस है, उसका दोनों रेडियाई ऑफ कर्वेचर कैपिटल आर है और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ 1.5 और हमको फोकल लेंथ निकालना है। लेंस का फोकल लेंथ क्या होगा देख लो। तो मैं इसे कैसे निकाल सकता हूं, देख लो। ये हमारे पास एक बाई कॉन्वेक्स लेंस है, देख लो, ये बाई कॉन्वेक्स लेंस है और इसी को हम कहते हैं द्विउत्तल लेंस। क्लियर? ये एक बाई कॉन्वेक्स लेंस है, देखिए ये बाई कॉन्वेक्स लेंस है भाई, और इसी लेंस को कहा जाता है द्विउत्तल लेंस, है कि नहीं? ठीक है भाई। अब देख लो, अब कहता है कि इसका देखो, अब आपको पता है कि इसमें दो रेडियाई होते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर दो होता है कि नहीं। पहला रेडियस ऑफ कर्वेचर का नाम क्या देते हैं, देख लो, पहला का नाम होता है R1 और दूसरा का नाम होता है R2। ठीक है, और क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई R1 और R2 दोनों का इक्वल है, दोनों का सेम है कि नहीं। जो R1 R2 है ना, दोनों का रेडियाई ऑफ कर्वेचर जो है ना, जो वक्रता त्रिज्या दोनों का, वो दोनों सेम है ना। अब बताओ, आपको पता है साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग इधर का डिस्टेंस को हम लोग लेते हैं प्लस और इधर के डिस्टेंस को हम लोग लेते हैं माइनस, नेगेटिव लेते हैं। क्लियर? तो भाई R1 का जब मैं बात करूंगा ना, तो R1 हो जाएगा आपका प्लस R और R2 हो जाएगा आपका माइनस R, बिकॉज इधर का डिस्टेंस नेगेटिव और इधर का डिस्टेंस पॉजिटिव। अब देख लो, तो अब देख लो हमको निकालना क्या है, देख लो हमको निकालना है इसका क्या, फोकल लेंथ निकालना है। फोकल लेंथ क्या होगा, और इसका म्यू दिया हुआ है, देख लो इसका म्यू कितना है भाई, तो इसका म्यू दिया हुआ है 1.5 है ना। देखो यहाँ पर लिख देते हैं म्यू का वैल्यू, इसका म्यू दिया हुआ है 1.5। ठीक है, देखो अगर हमें न्यूमेरिकल्स बनाना है, ठीक है, तो देखो न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए ना सारे फॉर्मूला हमारे दिमाग में होना चाहिए, है ना। थ्योरी जो हम लोग पढ़ते हैं ना, उसका एक ग्रिप कंसेप्ट होना चाहिए, तो न्यूमेरिकल्स इजीली बन जाते हैं। और बोर्ड के न्यूमेरिकल्स ज़्यादा हार्ड भी नहीं होते हैं, कंसेप्चुअल होते हैं, है कि नहीं। लेकिन हमको एक अपना लेवल मेंटेन करना है, भाई हमको इस लेवल तक न्यूमेरिकल बनाना है, ताकि अगर मान लो कि थोड़ा सा अगर अच्छा न्यूमेरिकल से पूछ देगा ना, तो भी हम उसे बना सकें, है कि नहीं। और अगर तुम एक लेवल वाला न्यूमेरिकल्स बनाओगे ना, तो बोर्ड में जो भी न्यूमेरिकल्स आएगा तुमसे सब बन जाएगा। ठीक है, अब हमको फोकल लेंथ निकालना है, ध्यान दो कैसे निकालेंगे भाई। तो यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे लेंस मेकर फार्मूला का, है ना, और लिखेंगे यूजिंग लेंस मेकर फार्मूला। है कि नहीं। लेंस मेकर फार्मूला सबको पता है, इसको बोलते हैं लेंस निर्माता सूत्र, है कि नहीं। देखो इसे तुम इस तरह से भी लिख सकते हो, लेंस निर्माता सूत्र से। अब बताइए लेंस निर्माता सूत्र क्या होता है भाई, लेंस मेकर फार्मूला क्या होता है। लेंस मेकर फार्मूला होता है भाई 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। क्लियर? और यहाँ से हमको देखो 1/f इज इक्वल टू म्यू का वैल्यू कितना है 1.5, तो ये 1.5 माइनस 1 हो गया, और इंटू 1/r1 किसके इक्वल है, देख लो R1 जो है प्लस R के इक्वल है, तो ये हो जाएगा आपका प्लस R माइनस 1/-R। क्लियर? अब देख लो भाई, तो यहां से मैं बात करूंगा ना, तो बताओ 1/f इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.5। देख लो 1.5 में अगर माइनस 1 को माइनस करते हैं तो कितना, सॉरी 1.5 में अगर 1 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 0.5, और इंटू ये देख लो यहाँ से अगर मैं R को LCM लेता हूँ भाई, तो ये हो जाएगा कितना 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, देख लो ये माइनस माइनस यहाँ भी, दोनों माइनस माइनस प्लस होकर प्लस हो जाएगा। तो अब देख लो भाई क्या आंसर हमारा आएगा, यहाँ से आपका 10 नीचे आ गया, ये देखो 2 बार में कैंसिल हो गया, है कि नहीं। तो 1/f इज इक्वल टू कितना आ गया बताओ,
ये हो जाएगा 1/2 इंटू 2/r, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया। सो द फोकल लेंथ विल बी r। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर? क्वेश्चन बड़ा सिंपल था। क्वेश्चन क्या कर रहा था कि एक आपका डबल कॉन्वेक्स लेंस था, है कि नहीं, और उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम था। तो आपको पता है कि लेंस में दो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। इस पे फोकस करना है, ठीक है। अगर ये पकड़ लिया तो इस तरह का क्वेश्चन बनाने में आसान हो जाएगा, है कि नहीं, और फार्मूला सेट करेंगे हमारा आंसर आएगा। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है भाई कि किसी समतल उत्तल लेंस में उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है और लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है, तो लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा। देख लो भाई, हमारे पास एक प्लेन कॉन्वेक्स लेंस है ना। आई हैव ए प्लेन कॉन्वेक्स लेंस, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्वेक्स सरफेस इज 10 सेंटीमीटर, और जो उत्तल सरफेस है, कॉन्वेक्स सरफेस है, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, 10 सेंटीमीटर है कि नहीं। एंड फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज 30 सेंटीमीटर, और उसका फोकल लेंथ कितना है, 30 सेंटीमीटर है। तो देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ लेंस विल बी, है ना। देखो क्वेश्चन क्या है कि भाई हमारे पास एक, देख लो हमारे पास एक लेंस है, इसका नाम क्या है, समतल उत्तल लेंस। समतल उत्तल का मतलब क्या, प्लेनो कॉन्वेक्स, है ना। देख लो यहाँ पर लिखा हुआ है प्लेन कॉन्वेक्स। इसका मतलब क्या होगा भाई कि इसका एक सरफेस तो प्लेन होगा और दूसरा कॉन्वेक्स होगा, है कि नहीं। तो इसी को बोलते हैं प्लेन कॉन्वेक्स, है ना। अब देख लो, तो भाई अब देख लो, ध्यान दो। अब प्लेन कॉन्वेक्स लेंस का जब बात कर रहा है ना, तो प्लेन कॉन्वेक्स लेंस के लिए देख लो यहाँ भी रेडियाई ऑफ कर्वेचर हो जाएगा 2। देखो ये हो गया प्लेन सरफेस, सॉरी ये आपका कॉन्वेक्स सरफेस है कि नहीं। ये हो गया कॉन्वेक्स सरफेस, कॉन्वेक्स मतलब क्या, उत्तल सरफेस, और ये हो गया प्लेन सरफेस। क्लियर? अब देखो कॉन्वेक्स का रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर हो जाएगा, है कि नहीं, और ये देखो प्लेन का हो जाएगा इधर। क्लियर? मान लेते हैं कि प्लेन का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना, इसको हम लोग R1 मान लेते हैं, और इसको कितना मानते हैं, R2 मान लेते हैं, है कि नहीं। अब देखो बाबू, आपको पता है कि सुनो, प्लेन, जब प्लेन का बात कर रहे हैं ना, तो प्लेन सरफेस के लिए आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है इन्फिनिटी हो जाता है कि नहीं। तो R1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, R1 इज इक्वल टू हो जाएगा इन्फिनिटी, एंड R2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। देख लो इस सरफेस के लिए ये कॉन्वेक्स का ना R2 होगा भाई। देखो ये कॉन्वेक्स सरफेस है, तो कॉन्वेक्स का इधर होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, है कि नहीं। ये सरफेस जो है देख लो, ये कर्व सरफेस है, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर होगा। तो इधर का डिस्टेंस क्या होता है भाई, नेगेटिव, है कि नहीं। इधर का होता है पॉजिटिव। बट ये सुनो, अब ये इन्फिनिटी क्यों हो गया, देख लो, बिकॉज ये प्लेन सरफेस है, प्लेन लेंस है कि नहीं। तो प्लेन के लिए इन्फिनाइट हो जाता है, तो प्लेन के लिए तो इन्फिनाइट हो गया। R2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, देख लो दिया हुआ है क्वेश्चन में, कॉन्वेक्स पृष्ठ यानी उत्तल पृष्ठ के लिए त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर। देख लो यहाँ पे दिया हुआ है आपका कॉन्वेक्स सरफेस के लिए 10 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा आपका -10 सेंटीमीटर। क्लियर? और भाई इसका फोकल लेंथ भी पता है, इसका फोकल लेंथ कितना है, इसका फोकल लेंथ दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। देख लो क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसका फोकस दूरी दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। देख लो ये 30 सेंटीमीटर इसका फोकस दूरी है कि नहीं। अब देख हमको यहाँ पे निकालना क्या है, बताओ, हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, म्यू निकालना है। फिर से वही वाला बात, है कि नहीं। थोड़ा सा कंसेप्ट है, थोड़ा सा कंसेप्ट अगर यूज करोगे ना तो क्वेश्चन बहुत इजीली बन जाएगा, है कि नहीं। और सारे क्वेश्चंस बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, यही सब क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं। जो क्वेश्चन बोर्ड में आने वाला है ना उसी का बात किया जा रहा है भाई। ये सब क्वेश्चन ही बोर्ड मॉडल होते हैं और ये एग्जाम में आते हैं बार बार, है कि नहीं। और बच्चे इसमें कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं, भाई कैसे बनेगा, हमारा आंसर क्या होगा, हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। तो इसी को लेकर मैं इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहा हूँ, ठीक है। अब देख लो फिर से वही वाला बात, लेंस मेकर फार्मूला का यूज करेंगे। 1/f इज इक्वल टू, फार्मूला क्या होता है, म्यू -1 इंटू 1/r1 माइनस 1/ कितना, R2, और यहाँ से बाबू हो जाएगा कितना 1/30 इज इक्वल टू, म्यू का वैल्यू नहीं पता है, ठीक है, म्यू तो हमको निकालना ही है कि नहीं। और 1/r1 कितना इन्फिनाइट है, -1/-10 हो जाएगा, R2 कितना है 10 है, ठीक है। अब देख लो ध्यान दो, अब यहाँ से मैं अगर बात करूँ ना तो ये हो जाएगा कितना 1/30 इज इक्वल टू म्यू -1 इंटू 1/∞। किसी भी नंबर में अगर इन्फिनिटी से डिवाइड करते हैं ना तो उसका आंसर 0 आता है। क्लियर?
तो ये हमारा आंसर 0 आ गया। माइनस माइनस प्लस होकर कितना हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा, है कि नहीं। ठीक है भाई, अब देख लो, तो यहाँ से देख लो भाई कितना आएगा बताओ। ये हो जाएगा आपका कितना, 1/30 इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/10 आ गया। देख लो 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब बताओ यहाँ से म्यू माइनस 1 किसके इक्वल होगा बताओ। तो यहाँ से म्यू माइनस 1 जो है ना 1/3 के इक्वल हो गया। क्लियर। अब बताओ हमको तो म्यू निकालना था, इसलिए म्यू कितना आ जाएगा बताओ। 1/3 प्लस 1, देखो ये माइनस में इधर जाके प्लस हो गया तो कितना हो जाएगा, ये 3 एलसीएम लेंगे भाई, 1 प्लस 3 यानी 4/3। तो यहाँ से आंसर कितना आएगा 1.33, यानी जो म्यू है ना 1.33 के इक्वल आ गया। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन में प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस था भाई, एक प्लेन सरफेस था, दूसरा उसका कॉन्वेक्स था। कॉन्वेक्स का रेडियस ऑफ कर्वेचर पता था और ये प्लेन का नहीं पता था, बट प्लेन का इन्फिनाइट होता है कि नहीं। तो भाई जब प्लेन का इन्फिनाइट होता है भाई तो आर, उसके लिए आर का वैल्यू इन्फिनाइट ले लेंगे, और कॉन्वेक्स का नेगेटिव साइड में चला गया तो उसके लिए -10 ले लेंगे, है कि नहीं। तो हमारा आंसर कौन आ गया देख लो, यहाँ से बाबू आंसर हमारा है 1.33। दिस इज द राइट आंसर। ओके, है ना, कुछ नहीं है, देख लो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबको फोकस करना है, थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। अब देख लो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि जब किसी लेंस को पानी में डुबाया जाता है उसका फोकस दूरी क्या होगा। व्हेन लेंस इज इमर्ज इन वाटर इट्स फोकल लेंथ। अगर किसी लेंस को वाटर में डुबाते हैं, वाटर में इमर्ज करते हैं, तो उसका फोकल लेंथ क्या होता है, फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देख लो भाई, देखो इसको कैसे बनाते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे ना हम क्या करते हैं, देख लो इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आपका लेंस एयर में है कि नहीं, एयर मीडियम में पहले लेंस रखा हुआ है, तो हम क्या करते हैं फोकल लेंथ निकालते हैं फॉर एयर, मतलब एयर मतलब क्या, हवा के लिए। ठीक है, तो जब हवा में रहता है ना तो उसके लिए फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होगा, एफ एयर इज इक्वल टू म्यू एयर माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1 कितना r2। क्लियर। तो ये तो एयर के लिए हो गया, ठीक है कि नहीं, कोई दिक्कत है क्या। अब देख लो, सुनोगे, ये एयर के लिए हो गया है कि नहीं। अब देख लो, अब बात जब वाटर का होता है, फॉर वाटर, जब इसी लेंस को हम लोग वाटर में ले जाते हैं जल के लिए। ठीक है, अब देख लो वाटर के लिए फॉर्मूला क्या होगा, 1/f वाटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू वाटर माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेंगे, है कि नहीं। देख लो, तो ये देख लो, ये एयर के लिए ये फॉर्मूला होगा, वाटर के लिए ये होगा। भाई देखो यहाँ पर एक कंडीशन क्या है कि जैसे ही लेंस को वाटर में ले जाएंगे ना, तो भाई देखो उसका फोकल लेंथ जो चेंज कर जाएगा, उसका म्यू चेंज कर जाएगा, है ना। पहले एयर का म्यू था, पहले जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था, जो अपवर्तनांक था ना, एयर का ले रहे थे, और बाद में जब वाटर में गया तो वाटर का लिए, है कि नहीं। तो म्यू तो चेंज कर गया, है कि नहीं, फोकल लेंथ भी चेंज कर गया, मतलब फोकस दूरी चेंज किया। अब चेंज नहीं कौन किया, तो भाई R1 एंड R2 नहीं चेंज किया। जैसे देखो तुमको हम इस तरह से समझाते हैं कि मान लो ना कि हमारे पास एक लेंस है, ठीक है, ये मिरर है, बट इसको समझाना चाह रहे हैं हम। देख लो, तो भाई अगर इस लेंस को मान लेते हैं ना, ये इस लेंस को हम वाटर में जाके इमर्ज करते हैं, वाटर में डुबाते हैं, तो इसके शेप और साइज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है कि नहीं। मतलब जो इसका आकार है ना, वो आकार वही रह जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके रेडियाई और कर्वेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क किस पे पड़ेगा भाई, तो म्यू पे फर्क पड़ेगा और एफ पे फर्क पड़ेगा, है कि नहीं। तो इसका फोकल लेंथ चेंज कर जाएगा और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज करेगा, दो चीज चेंज कर जाएगा। क्लियर। अब देख लो, अब देख लो क्या कहता है। तो यहां से हमको दो इक्वेशन मिल गया, लिखेंगे डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, है कि नहीं, दोनों को डिवाइड करते हैं। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड सेकंड, ठीक है। इसको ऐसे लिखते हैं, फ्रॉम तो दोनों को डिवाइड कर रहे हैं। देख लो, डिवाइड करने पर क्या मिलेगा, 1/f एयर इज इक्वल टू
म्यू एयर माइनस 1 इंटू 1/R1 - 1 कितना, और बाई देख लो भाई 1/F वाटर है कि नहीं। तो वाटर के लिए देख लो दोनों का डिवाइड निकाल रहे हैं, ठीक है। इसके लिए कितना है, म्यू वाटर -1 इंटू कितना, क्लियर। देखो ये दोनों कैंसिल हो गया, है कि नहीं। अब जब यहां से मैं इसे कैलकुलेट करूंगा ना बाबू, तो ये कितना मिलेगा देख लो, ये एफ वाटर ऊपर चला जाएगा, एयर नीचे चला जाएगा। जब इसको तुम मल्टीप्लाई करोगे ना, तो देखो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, देख लो। जैसे हमको अगर ए बाई बी बाई सी बाई डी को अगर मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करते हैं, ए बाई बी इंटू डी बाई सी होता है, ठीक है। तो इसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा एफ वाटर, देख लो एफ वाटर चला गया ऊपर और एफ एयर किधर आ गया, नीचे आ गया, है कि नहीं। अब यहां से कितना आ गया बताओ, म्यू एयर -1 और बाई कितना, म्यू वाटर -1। अब देख लो, देखो अगर मैं यहां म्यू का वैल्यू पुट करता हूं, ठीक है, तो भाई देख लो जब भी जो देखो ऊपर का जो टर्म है ना वो हमेशा कम होगा नीचे वाले टर्म से। आपको पता है कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है और एयर का कम होता है कि नहीं। और वाटर के रेस्पेक्ट में एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। देखो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग 1 मान लेते हैं, बट उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ना 1.01 समथिंग टाइप का होता है, 1.01 कुछ होता है, ठीक है, लेकिन उसको हम लोग 1 मान लेते हैं। तो देखो ये जो मतलब सीधा सीधी मतलब क्या है ना कि एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, एयर का जो अपवर्तनांक है, हवा का जो अपवर्तनांक है वो जल के अपवर्तनांक से हमेशा कम है कि नहीं। यानी ऊपर का जो वैल्यू है ना हमेशा छोटा आएगा नीचे के वैल्यू से, यानी जो आपका न्यूमरेटर है ना वो डिनोमिनेटर से हमेशा छोटा है। यानी आपका जो अंश है ना, ऊपर का जो अंश है वो हर से छोटा है, ठीक है। तो इसका वैल्यू जब भी आएगा तो लेस देन 1 आएगा, क्लियर। ये टोटल टर्म को अगर तुम म्यू का अगर वैल्यू भी पुट करोगे ना तो इसका वैल्यू लेस देन 1 आएगा, क्लियर भाई। अब देख लो, तो अब देखो यहां से हम क्लियर क्या हो गया, देख लो ये आपका एफ वाटर जो है ना, देखो ये आपका एफ वाटर है और अगर इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो एफ एयर इंटू यह जो वैल्यू है पूरा लेस देन 1 है, 1 से छोटा है कि नहीं, क्लियर। अब देख लो इसका मतलब क्या हुआ, सुन लो इसका मतलब क्या हुआ कि जो वाटर का जो फोकल लेंथ है ना वो हमेशा एयर के फोकल लेंथ से ज्यादा होगा। देख लो इसका फोकल लेंथ हमेशा इंक्रीज करेगा, है ना, इसका इंक्रीज करेगा और इसका हमेशा क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, क्लियर। मतलब इसका जो है फोकल लेंथ बढ़ जाएगा और इसका क्या होगा, घट जाएगा, क्लियर। क्योंकि जब देखो ध्यान दो इधर, जैसे 1 से कोई भी तुम वैल्यू छोटा ले लो, जैसे मान लो 1/2 लेते हो, है कि नहीं, तो 1/2 लोगे भाई तो ये 2 इधर आके गुना हो जाएगा, मतलब इससे ज्यादा हो जाएगा। अगर तुम 1 से छोटा वैल्यू 1/3 लेते हो, 1/4 लेते हो, 1/8 लेते हो, ठीक है, कोई भी वैल्यू ले लो, एनी वैल्यू, है ना, जो 1 से छोटा है, तो यहाँ पर तुम अगर पुट करोगे ना भाई, जैसे मान लो 1/3 लोगे तो अब 1 यहाँ पर रहेगा, 3 इधर आके गुना हो जाएगा, मतलब इससे ही बड़ा हो गया। अगर 1/4 लेते हो, ठीक है, तो 4 इधर आके गुना हो जाएगा, तो ये बड़ा हो जाएगा, है ना। किसी भी 1 के किसी भी छोटे वैल्यू के लिए जब बात करेंगे ना तो ये टर्म हमेशा बड़ा हो जाएगा और ये टर्म छोटा हो जाएगा। इसका सिंपल मतलब क्या है ना कि जैसे ही किसी लेंस को हम लोग ले जाते हैं वाटर में, क्लियर, एयर से वाटर में ले जाते हैं तो उसका फोकल लेंथ बढ़ जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नहीं, कंसेप्ट जरूरी है इसमें, इसी को समझना पड़ेगा, है कि नहीं। देख लो तो भाई इसके लिए हमारा आंसर कौन होगा बताओ, इसके लिए हमारा आंसर कौन होगा, देख लो हमारा आंसर हो जाएगा बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। मतलब अगर वाटर में हम लोग ले जाते हैं लेंस को ना तो फोकल लेंथ इंक्रीज कर जाता है। ये भी क्वेश्चन जो है ना लेंस मेकर फार्मूला पर बेस्ड है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रत्येक बच्चों, जो भी बच्चे बोर्ड लेवल की तैयारी कर रहे हैं भाई, जो बोर्ड में है प्रत्येक बच्चा के लिए क्वेश्चन है, आप इसको बनाइए और इसके कंसेप्ट को समझिए। देखो मेन कंसेप्ट होता है, आंसर रटना नहीं है भाई, आंसर नहीं रटना है, सबको कंसेप्ट को समझना है। अगर आप कंसेप्ट वाइज क्वेश्चन को बना लेते हो ना तो तुम्हारे जहन में हमेशा तक रह जाएगा, है कि नहीं, आपके दिलो दिमाग में हमेशा तक बना रह जाएगा, है कि नहीं। अब देख लो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कह रहा है भाई कि एक समबाहु प्रिज्म न्यूनतम विचलन की स्थिति में है, यदि आपतन कोण प्रिज्म कोण का 4/5 गुना हो तो न्यूनतम विचलन कोण क्या होगा, है कि नहीं।
An equilateral prism is an state of minimum deviation. If the angle of incidence is 4/5 times the prism angle, then the angle of minimum deviation will be. भाई देख लो, ये एक समबाहु प्रिज्म है। समबाहु का मतलब क्या, इक्विलैटरल है ना। देखो ये इक्विलैटरल प्रिज्म है। देख लो इक्विलैटरल का मतलब क्या होता है, जिसका टोटल साइड सेम हो, ठीक है, और एंगल इसका सेम हो। देख लो आपको पता है कि इक्विलैटरल के लिए एंगल होता है 60, ये आपका 60 का एंगल सबका हो जाएगा। देख लो है कि नहीं, इक्विलैटरल प्रिज्म है तो 60 हो जाएगा, यानी इसका एंगल ऑफ प्रिज्म कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। आपको पता है कि प्रिज्म के दो सरफेस के बीच का एंगल को हम लोग एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं, है कि नहीं। तो भाई एंगल ऑफ प्रिज्म कितना है, 60 डिग्री। क्लियर। अब देख लो, अब कहता है ना कि सुनो, न्यूनतम विचलन की स्थिति में है यदि आपतन कोण प्रिज्म कोण का 4/5 गुना हो, है ना। इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 4/5 टाइम्स, देख लो लिखा हुआ है क्वेश्चन में, देख लो, इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 4/5 टाइम्स द प्रिज्म एंगल, मतलब सुनो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना, देख लो जो आई है ना भाई, इसका जो आई दिया हुआ है ना, देखो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम आई मान लेते हैं, ठीक है। तो आई जो दिया हुआ है ना, देख लो आई जो दिया हुआ है ना, प्रिज्म एंगल का 4/5 है। देख लो ए का कितना है, 4/5। क्लियर। तो आप बताओ यहां से, तो ए का 4/5 है, मतलब कितना हो गया, ए का वैल्यू तो 60 है ना, तो 60 इंटू 4/5, यहाँ से देख लो 12 बार में कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा कितना, 48 डिग्री। आई का वैल्यू कितना आ गया, 48 आ गया, है कि नहीं। देख लो आई का तो वैल्यू 48 आ गया। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, देन एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। अब भाई हमको मिनिमम डेविएशन निकालना है। देख लो डेविएशन के लिए फार्मूला क्या होता है बताओ, हम लोग पढ़े भी हैं। डेविएशन के लिए फार्मूला होता है I1 + I2 - A, होता है कि नहीं। एंगल ऑफ डेविएशन यानी विचलन कोण का फार्मूला क्या होता है भाई, I1 + I2 - A, है कि नहीं। अब देख लो, तो भाई हमको मिनिमम डेविएशन कब मिलता है बताओ, फॉर मिनिमम डेविएशन। देख लो बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, फॉर मिनिमम डेविएशन, न्यूनतम विचलन के लिए। देख लो ये जो बात हो रहा है ना, न्यूनतम विचलन के लिए हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो न्यूनतम विचलन के लिए जब मैं बात करूंगा ना बाबू, तो I1 = I2 होता है, इसी को हम I मान लेते हैं, ठीक है। ये देख लो I मान लिए, लेट कर लिए इसको, ठीक है। न्यूनतम विचलन कब होता है, जब I1 = I2 होता है, तो उसको हम I मान लिए, है कि नहीं। अब देख लो, तो यहाँ से हमको डेल्टा मिनिमम निकालना था भाई, तो बताओ डेल्टा मिनिमम कितना आ जाएगा। डेल्टा मिनिमम = हो जाएगा, सुनो I + I, चूंकि I1 I2 तो दोनों सेम ही है। फार्मूला क्या होता है, डेल्टा का होता है I1 + I2 - A, तो I + I - A हो जाएगा, है कि नहीं। अब I का वैल्यू तो मैं निकाल चुका हूँ, देख लो I का वैल्यू कितना आया था, I का वैल्यू आया था 48 डिग्री आया था। देख लो I कितना आया था, 48 आया था, है ना। तो उस 48 को यहाँ पे पुट करते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। देख लो ये हो जाएगा कितना, 48 + 48 - 60, और 48 में 48 को अगर ऐड करेंगे तो कितना आएगा बताओ, ये हो जाएगा कितना, 96 - 60। अब 96 में अगर 60 को माइनस करते हैं तो कितना बचेगा, 36 बचेगा। तो यही तो हमारा आंसर आना चाहिए, है कि नहीं। अब देखते हैं ऑप्शन में है कि नहीं, 36। देखो डी ऑप्शन में है बाबू, 36 हमारा ऑप्शन भी है, ये हमारा आंसर हो गया डी। क्लियर। उम्मीद कर रहे हैं सबको समझ में आ रहा होगा, है कि नहीं। देखो सबसे पहली बात क्या है ना कि अगर आपको न्यूमेरिकल्स डील करना है भाई, किसी भी चैप्टर का, किसी भी टॉपिक का, तो उस टॉपिक पहले उस टॉपिक को ना ग्रिपली पढ़िए। मैंने एक ग्रिप बनाई है भाई, हमको उसका फार्मूला पता होना चाहिए, पूरा कंसेप्ट पता होना चाहिए, कैसे कैसे वो फार्मूला आया ये पता होना चाहिए, है कि नहीं। उस पर पूरा डिटेल स्टडी करना है आपको, ठीक है। और उसके बाद आप ना क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, जो भी क्वेश्चन बताया जाता है उसको प्रैक्टिस करो, और क्वेश्चन बैंक सोल्व करो। क्वेश्चन बैंक में इस तरह के क्वेश्चन बार बार मिल जाएंगे, है कि नहीं। तो इसी से आपका प्रिपरेशन स्ट्रांग होते जाएगा, है ना। देखो प्रिपरेशन अगर स्ट्रांग करना है ना, तो सारी बातों पर फोकस करना पड़ेगा। छोटा छोटा जितना बात है ना वही इंपॉर्टेंट होता है। एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे बातों को इग्नोर कर देते हैं, है कि नहीं। लेकिन वही छोटा बात जो है ना मिलकर एक बड़ा बात बन जाता है कि नहीं। तुमको पता है कि जो मटेरियल होते हैं भाई वो स्मॉल पार्टिकल से बने होते हैं, और जो आपका यूनिवर्स है ना पूरे मटेरियल से बना हुआ है कि नहीं। तो पूरा यूनिवर्स कह सकते हैं कि एक स्मॉल पार्टिकल से बना हुआ है, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल से अगर पूरा यूनिवर्स बन सकता है भाई, तो छोटे छोटे कंसेप्ट से हमारा ग्रिप क्यों नहीं बन सकता है कि नहीं। तो इसी पे फोकस करना है आपको। देख लो अगला क्वेश्चन क्या है,
पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है भाई, देख लो। कहता है कि किसी प्रिज्म के लिए अल्पतम विचलन कोण 30 डिग्री है तथा प्रिज्म कोण 60 है, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा। देख लो, द मिनिमम डेविएशन फॉर ए प्रिज्म इज 30 डिग्री, है ना। देख लो यहाँ पर एक दिया हुआ है कि जो प्रिज्म के लिए मिनिमम डेविएशन है ना, देख लो डेल्टा एम का वैल्यू कितना है बाबू, 30 डिग्री है। इसी को बोलते हैं मिनिमम डेविएशन या तो अल्पतम विचलन भी कहा जाता है। क्लियर। अब देख लो, अब कहता क्या है भाई कि इसका एंड प्रिज्म कोण, देखो यहाँ पर कोण होगा, ठीक है, यहाँ पर कोण लिखा गया है, मिसप्रिंट हो गया होगा, यहाँ पर कोण होगा, ठीक है। एंड प्रिज्म एंगल यहाँ पर होगा, ठीक है। प्रिज्म एंगल जो है ना, यहाँ पर प्रिज्म एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री, ठीक है। तो भाई देख लो ए का वैल्यू कितना है, 60 डिग्री है कि नहीं। अब क्या कर रहा है कि हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, ठीक है, यानी म्यू इज इक्वल टू व्हाट, आपको पता है। देखो प्रिज्म का कोई भी क्वेश्चन रहेगा ना, तो हम आपको एक प्रिज्म फार्मूला बताए हैं, ठीक है। प्रिज्म फार्मूला को डील भी किया गया था, तो प्रिज्म का फार्मूला क्या होता है। देखो हर टॉपिक का एक अपना फार्मूला होता है। जैसे हम लोग लेंस पढ़ते हैं तो लेंस फार्मूला होता है, मिरर पढ़ते हैं तो मिरर फार्मूला होता है, रिफ्रैक्शन पढ़ते हैं कर्व सरफेस से तो उसका एक अलग फार्मूला होता है, लेंस का एक अलग फार्मूला होता है। उस तरह से प्रिज्म के लिए फार्मूला होता है, ठीक है। तो प्रिज्म के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला क्या है बाबू, प्रिज्म के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला होता है म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम बाई 2 और बाई कितना, साइन ए बाई 2। इसी फार्मूला का हेल्प से हम लोग अपने रिजल्ट को निकाल लेंगे, है कि नहीं। अब देख लो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना, साइन ए प्लस, अब बताओ ए का वैल्यू कितना है, बताओ ए तो 60 डिग्री है, और डेल एम कितना है बताओ, डेल एम तो 30 डिग्री है। देख लो डेल एम का वैल्यू कितना है, 30 डिग्री है कि नहीं। और बाई कितना 2 है, और बाई साइन ए बाई 2, तो यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा, साइन 60 बाई 2 हो जाएगा। क्लियर। तो ये पूरे डाटा को सॉल्व करने के बाद देख लो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, ये हो जाएगा आपका कितना, साइन देखो 60 प्लस 30 90 बाई 2 यानी 45 ऊपर में हो जाएगा, है कि नहीं। ऊपर का जब डिवाइड करोगे तो 45 आएगा, नीचे कितना आ जाएगा, साइन 30 आ जाएगा, है कि नहीं। तो साइन 45 में अगर मैं 30 को डिवाइड करता हूँ बाबू, तब कितना आएगा, तो साइन 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2, और बाई साइन 30 कितना होता है 1/2। इसको जब डिवाइड करेंगे तो 1/√2 इंटू 2/1, यहाँ से √2 से √2 कैंसिल हो गया, यानी हमारा आंसर कितना आ गया, √2 आ गया। ठीक है, देख लो ये जो म्यू का वैल्यू है ना वो √2 के इक्वल है। क्लियर, सबको समझ में आ रहा होगा कि नहीं। बिल्कुल फार्मूला पुटिंग है, सारे क्वेश्चंस बड़ा इजी है, ऐसा नहीं बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन है। बिल्कुल देखो 12th बोर्ड में ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आता है कि नहीं, बस फार्मूला पुटिंग ही आता है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है तुरंत बन जाएगा, है कि नहीं। अब देख लो तो इसका आंसर कौन होगा बताओ, इसका आंसर हो जाएगा बी √2 आंसर आएगा इसका, है कि नहीं। अब चलो अगला क्वेश्चन में आते हैं भाई। 6 क्वेश्चन क्या कहता है देख लो, कहता है कि 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच से बने प्रिज्म के द्वारा उत्पन्न विचलन कोण प्रिज्म कोण के बराबर है। ठीक है, तो प्रिज्म कोण कितना होगा, इन ए प्रिज्म मेड ऑफ ग्लास विथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, यानी प्रिज्म का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना भाई वो 1.5 दिया हुआ है। देख लो क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसका अपवर्तनांक कितना है 1.5, इसी को हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। तो प्रिज्म के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू कितना है 1.5, है कि नहीं। अब कह रहा है द एंगल ऑफ डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय इज इक्वल टू द प्रिज्म एंगल, जो इसका एंगल ऑफ डेविएशन है ना, देख लो ध्यान दो, जो आपका एंगल ऑफ डेविएशन जो है ना इसके प्रिज्म कोण के बराबर है। मतलब एंगल ऑफ डेविएशन जो है ना, देख लो यहाँ पे लिखा हुआ भाई कि एंगल ऑफ डेविएशन जो है प्रिज्म एंगल के इक्वल है। देख लो एंगल ऑफ डेविएशन जो है ना प्रिज्म एंगल के इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो डेल्टा एम है ना, सुन लो जो डेल्टा है ना भाई वो ए के इक्वल है। डेल्टा इज इक्वल टू कितना है, ए है। ठीक है, हाँ देख लो प्रिज्म के लिए जो डेल्टा है ना, डेल्टा एम का वैल्यू किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। क्लियर, तो प्रिज्म एंगल पूछ रहा है तो ए इज इक्वल टू व्हाट, ए क्या होगा। क्लियर, प्रिज्म के लिए म्यू दिया हुआ है 1.5 है ना, अपवर्तनांक दिया हुआ है, और डेल्टा एम दिया हुआ है, डेल्टा एम जो है ए के इक्वल है। ठीक है, तो अब कह रहा है कि ए कितना होगा। देख लो इसके लिए फार्मूला यूज करेंगे हम लोग। फार्मूला क्या होता है भाई, मिरर ये हम लोग पढ़े हैं यूजिंग प्रिज्म फार्मूला। प्रिज्म फार्मूला का यूज करेंगे तो बता प्रिज्म फार्मूला क्या होता है। तो प्रिज्म का जो फार्मूला होता है ना बाबू, म्यू इज इक्वल टू होता है साइन ए प्लस डेल एम बाई 2 बाई कितना
साइन ए बाई टू। क्लियर? तो यहां से कितना हो जाएगा देख लो, यहां से म्यू का वैल्यू कितना आएगा बताओ, ये हो जाएगा आपका साइन ए प्लस देख लो ए क्या है भाई, अब देख लो ए प्लस डेल एम तो ए के इक्वल है ना, दोनों तो इक्वल ही था, बाई टू है कि नहीं। देख लो डेल, देखो यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा था कि आपका जो डेविएशन है ना वो एंगल ऑफ प्रिज्म के इक्वल है, एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ प्रिज्म। तो जहां पे डेविएशन एंगल वहां पर प्रिज्म एंगल के इक्वल कर देंगे, और बाई कितना, साइन ए बाई टू। क्लियर? तो देख लो यहां से क्या रिजल्ट आएगा मेरा, और इसको मैं सॉल्व करूंगा भाई, म्यू इज इक्वल टू, ध्यान दो ये हो जाएगा कितना, म्यू इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा साइन, देखो 2a/2 हो जाएगा है कि नहीं, और बाई साइन a/2 हो जाएगा। क्लियर? यहां से 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो भाई अब चाहेंगे तो हम लोग इसको ब्रेक भी कर सकते हैं, ठीक है, साइन ए का फॉर्मूला यूज करेंगे। साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन a/2 और इंटू कितना कॉस a/2, और बाई कितना साइन a/2। तो यहां से साइन a/2 से साइन a/2 तो कैंसिल हो गया। क्लियर? यहां तक किसी को दिक्कत है क्या? अब देख लो, तो यहां से कितना बचेगा देख लो, या म्यू इज इक्वल टू आ जाएगा कितना, 2 इंटू कॉस a/2। ठीक है भाई, चलिए अब देखते हैं मेरा आंसर क्या है। ठीक है, चलिए आंसर के लिए देखो यहाँ पर एक वैल्यू दिया हुआ है cos 41 का 0.75, ठीक है 0.75 वैल्यू दिया हुआ है, और चलो हाँ एंगल ऑफ प्रिज्म भी दिया हुआ 1.5, ठीक है चलो सॉरी म्यू का वैल्यू 1.5 दिया हुआ है क्वेश्चन में, इसका वैल्यू 1.5 इज इक्वल टू 2 इंटू कॉस a/2 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो, यहाँ से हम क्या करेंगे भाई, 1.5 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू कितना कॉस a/2 कर देंगे है कि नहीं। अब जब इसको मैं सॉल्व करूंगा ना, तो बताइए इसका कितना आएगा, 0.75 आ जाएगा। जब 1.5 में मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो 0.75 आएगा कि नहीं बताओ, है कि नहीं। तो यहां से आ जाएगा कितना cos a/2 के इक्वल आ गया। क्लियर? उम्मीद है सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, बस कुछ नहीं, कैलकुलेशन है, सारे बच्चे कैलकुलेट कीजिए, अपने आप आ जाएगा। अब बताओ 0.75 जो है ना किसका वैल्यू है बताओ, 0.75 दिया हुआ क्वेश्चन में, दिया हुआ देख लो भाई क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 0.75 जो है ना cos 41 का वैल्यू है। किसका वैल्यू है, cos 41 का। ठीक है, भाई हम यहाँ पर क्या करेंगे, cos 41 का यूज करेंगे। देख लो यहाँ पर हम लोग 0.75 की जगह पर कितना पुट कर सकते हैं, cos 41 डिग्री इज इक्वल टू कितना cos a/2 है कि नहीं। इसलिए a/2 का वैल्यू कितना आ गया, 41 डिग्री आ गया, है कि नहीं। अब बताओ जब a/2 निकल गया तो a कितना आ जाएगा, देख लो यहाँ से a कितना आ जाएगा बताओ, a इज इक्वल टू हो जाएगा 41 इंटू 2, यानी इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 82 डिग्री। ठीक है, तो ए का आंसर कितना आना चाहिए, 82 डिग्री, है कि नहीं। देख लो, देखते हैं हमारा आंसर है कि नहीं। देख लो ये हमारा आंसर डी है। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था भाई, ये प्रिज्म और लेंस मेकर फार्मूला से रिलेटेड था। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।